आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 10। कहाँ तक पढ़ाए थे फटाफट बताओ। अच्छा, छोटी आंत मतलब लिखा दिए थे, समझाए नहीं थे, समझा रहे थे। छोटी आंत, चलो समझो। छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? छोटी आंत जिसको हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। एक्चुअली में जो है तुम्हारा ये पक्वाशय जो है ये भी छोटी आंत का ही एक हिस्सा है, क्योंकि भोजन जब अमाशय में जाती है तो अमाशय के बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटी आंत की ओर बढ़ते हैं, तो बीच में पक्वाशय छोटी आंत का ही एक पश्य भाग है, मतलब ऊपर वाला भाग है। छोटी आंत में पहले भाग की अगर हम बात करें, अब जिसको पश्य भाग में बोला जाता है कि छोटी, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिलहाल वो छोटी आंत के पश्य भाग, पीछे के सबसे पहले भाग की बात करेंगे, जिसमें कि भोजन का पाचन कैसे होता है, जो हम पढ़ा रहे थे उसको भी एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि भोजन पक्वाशय मतलब कि ग्रहणी के बाद चला जाता है छोटी आंत में। यहाँ छोटी आंत की गति के कारण अधपचा भोजन लेई के रूप में परिवर्तित होता है। मतलब जो भोजन क्षारीय हो चुका है, ठीक है, अधपचा है अभी भी, तो वो वहां लेई के रूप में तैयार होता है। उसी में, उसी सर्कल में क्या होता है, लेई के रूप में तैयार होता है। किस रूप में तैयार होता है? लेई के रूप में तैयार होता है इसमें ठीक है। भोजन पेस्ट के रूप में तैयार होता है, लेई के रूप में। और छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य उंगलियों जैसे उभार होते हैं। इस बात को शायद नहीं समझा होगा, अब इस बात को समझो। छोटी आंत जो होता है ना, अब तुम ये छोटी आंत देख रहे हो, पाइपलाइन, जरा इस पाइपलाइन को, इसको जो है मैं जूम करता हूँ, जूम देखो। जब इसको इस पाइपलाइन को हम जूम करते हैं तो पता चलता है ये इतना मोटा, ये आपको भी शायद इतना मोटा तो नहीं है नहीं, लेकिन हम तुमको इसको जो है ना, इसको हम थोड़ा सा तुमको बड़ा करके समझाते हैं अंदर में होता क्या क्या है। अंदर में क्या क्या होता है, अंदर में जो है उंगली जैसा, उंगली जैसा। अब उंगली को तुम देखो ध्यान से, कैसे उंगली है, पहले उंगली छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर छोटा है, ऐसे। और ऊपर से भी इतना तो अथी नहीं, लेकिन थोड़ा गैप रहता है, ठीक। हम ये समझा रहे हैं, देखो, रुको एक मिनट। अब मान लो कि ये यहाँ है, अब इसी तरह से, अब जो ये देख रहे हो ये क्या है मालूम है? ये कहाँ होता है? ये तुम्हारा यही पाई, यही है, यही तुम्हारा है, लरी जो है देख रहे हो, समझा? छोटी आंत, इसकी आंतरिक रचना मतलब अंदर का भाग ऐसा होता है। अब इतना बड़ा सर्जरी किया, क्या कांटा 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 कांटा, इतना बड़ा ये होता नहीं है, एक्चुअली में होता बहुत छोटा है वो। सही बात बताएं तो ऐसा होता है, देखो जैसे ये मेरा, ये है छोटी आंत, सीधा हम बना रहे हैं इसको, ये ऐसे होता है। अब इतना तो तुम समझोगे नहीं, इतना छोटा छोटा, इसलिए इसको बड़ा करके तुमको समझा रहे हैं कि आखिर इसकी क्या कंडीशन अंदर में है, क्या प्रोसेस क्या होता है। ये जो छोटी आंत बना है ना, 5 लेयर से बना है, 5 लेयर से। किससे बना है? 5 लेयर मतलब 5 परत से। 5 परत मतलब समझ लो, ये पहला परत हो गया, इसके ऊपर एक और पतला सा परत होता है, इसके ऊपर एक और परत होता है, फिर इसके ऊपर एक और परत होता है। शरीर में जितना अंग है ना, चाहे तुम अमाशय की बात कर लो, अमाशय क्या लगता है एक ही परत से बना है, वो भी लगभग 5 परत से बना है। ऐसे अमाशय में रहते हुए HCl अम्ल से पेट का नुकसान होता ही नहीं है, जबकि अम्ल ऐसा होता है कि लोहे को भी पिघला सकता है। तो HCl अम्ल पेट में रहने के बावजूद भी हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका कारण क्या है कि स्पेशल तरह का लेयर बन के तैयार होता है, वहाँ पे 4-5 लेयर बनता है, और अंदर वाला जो भाग होता है वो इस तरह का होता है कि वहाँ से कोई नुकसान नहीं होता है हमारे अमाशय को। उसी तरह अब यहाँ पर जो है मैं लिखाया था तुम्हें कि इस छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर, आंतरिक भित्ति पर ध्यान रखना, आंतरिक भित्ति पर असंख्य उंगलियों जैसे उभार होते हैं। उंगलियों, इसको उभार कहा जाता है, ऐसे उभार कहा जाता है।
उंगली, असंख्य मतलब हो गया बहुत सारा, उसको गिनती तुम नहीं कर पाओगे। असंख्य मतलब हो गया जिसकी संख्या ही नहीं है, असंख्य। इसकी क्या गिनती करेंगे बताओ, क्योंकि हमारा लगभग जो है ये जो अमाशय है, ये अमाशय का छोटी आंत जानते हो कितना लंबा होता है? 18 फीट। बिलीव नहीं करोगे, 18 फीट। ये जो है वैसे जब बकरे को काटा जाता है मार्केट में, तो वो जो पाइप निकालता है वो लंबाई देखोगे 18 फीट प्लस होगा उसका। हम लोगों के शरीर का जो ये होता है ना छोटी आंत, इसकी लंबाई 18 फीट होता है, यानी यहाँ से शुरू करोगे वहां जाके खत्म होगा, वो मरकरी के पास इतना लंबा होता है। सोचो कि अमाशय के बाद, ग्रहणी के बाद भोजन जो इसमें आता है छोटी आंत में, इतना दूरी तय करता है। और इतना दूरी जो है ये पेट में कैसे है, ऐसे है, सीधा नहीं है ना होगा, ऐसे मोड़ा हुआ है। अब ऐसे ऐसे भोजन को गुजरना पड़ता है। अब दो तीन चीजें यहाँ पे होता है, क्या क्या? चलो भोजन तो 18 फीट से गुजरता है, ये 3 भाग में बटा होता है एक ही, लेकिन इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग इतना सा, इसमें भोजन का कुछ और कंडीशन होता है, बीच वाले में कुछ और होता है, लास्ट में कुछ और होता है। 3 भागों में कंडीशन है इसका भोजन का, पाचन का 3 प्रक्रिया है इसके अंदर। तो ये तो समझ गया ना उंगलियों जैसे उभार क्या होता है, समझा के समझा? आगे समझो, इसको रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। अब बताओ इसको क्या कहते हैं, रसांकुर या दीर्घरोम कहेंगे? क्या कहेंगे? रसांकुर या दीर्घरोम लिखा चुके हैं हम, ठीक है। उंगली जैसा जो भार होता है उसको हम रसांकुर कहते हैं या दीर्घरोम कहते हैं। और इंग्लिश में याद रखोगे तो विली कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये जो है ना सब विली है, असंख्य विली, बहुत सारा विली होता है, बहुत सारा विली। तुम जाओ, तुम जाओ। आगे समझो, दीर्घरोम यानी क्षुद्रांत्र में, अब इसी दीर्घरोम यानी क्षुद्रांत्र की बात करेंगे अब हम। दीर्घरोम क्षुद्रांत्र में, दीर्घरोम रख दो इसको, दीर्घरोम क्षुद्रांत्र में मतलब कि विली क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत के विली में, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अवशोषण के साथ ही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। रसांकुरों के बीच बीच में आंतरिक ग्रंथियां होती है। अब समझो इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब क्या? भोजन जब इसमें आता है ना, भोजन भोजन जब इसमें आती है छोटी आंत में, तो वो भोजन को कोई प्रेशर नहीं देता है। हम उस दिन भी समझाए थे, भोजन आगे कैसे बढ़ता है, 18 फीट पाइप में अपने आप तो नहीं चला जाता है। ये पाइप, ये जो हमारा बना है ना छोटी आंत, 4-5 लेयर से इस तरह से बना है कि वो अपने आप पीछे से पाइप को पुश करता है। उसका कंडीशन क्या होता है देखो, जैसे कि भोजन यहाँ है, भोजन यहाँ है ना, भोजन यहाँ है, मान के चलो यहाँ भोजन है। अब जानते हो पीछे कैसे होगा? ये पीछे होगा इस तरह से, और आगे कैसे होगा ये भी देख लो, आगे होगा इस तरह से। अब ये कहां तक चलेगा? जब तक भोजन आगे बढ़ता जाएगा तो ये दोनों ऐसे पीछे से दाबते जाएगा, पीछे वाला जो पट्टी है ये इसको दाबते हुए जाएगा, और आगे जब ये बढ़ेगा पीछे वाला फैलते जाएगा, इससे फैलेगा। जब ये भोजन आगे बढ़ेगा फिर ये वाला भाग पीछे पिचक जाएगा। ये जैसे भोजन यहाँ आएगा तो ये वाला भाग ऐसा बन जाएगा, ये वाला जो भाग फैला हुआ देख रहे हो पाइप, ये ऐसा बन जाएगा। मतलब ये एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करता है, पीछे से लगेगा पुश कर रहा है भोजन को, और भोजन आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है, इस हमारे आंत में, छोटी आंत में कई प्रकार की एंजाइमें होती है, उस एंजाइमों से उनको गुजरना पड़ता है पाचन के लिए। अब समझो इसमें आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं उसको, इसी में आंतरिक ग्रंथियां होती है, बहुत सारी आंतरिक ग्रंथियां, अंदर की ग्रंथियां, ठीक है। देखो जो पाचक रसों का स्राव करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बीच में बहुत सारी आंतरिक ग्रंथि होती है। पाचक रस होता है जिसमें, उस ग्रंथि में, नाम अभी नहीं बता रहे हम, नाम बताएंगे, नाम भी बताए लिखा है, हम बताएंगे अभी। इसके बीच बीच में ग्रंथियां होती है जो कि, अब भोजन तो आ चुका है छोटी आंत में, और उसमें और भी किन किन चीजों को पचाना है, किन चीजों को किन चीज में अमीनो अम्ल में बदलना है, कि किस चीज में बदलना है, इसके लिए यहाँ पे बीच बीच में जो है इसका होता है आंतरिक ग्रंथियां। किसके, कौन सी आंतरिक ग्रंथियां? पाचक रस। पाचक रस मतलब एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, जो भोजन को पचाता है। छोटी आंत में अंतःभित्ति की पेशियां विशेष गति करती है, यही तो छोटी आंत की अंतःभित्ति। ये जो छोटी आंत, भित्ति की बात करते हैं, भित्ति समझो, एक तो भित्ति हो गई तुम्हारी ऊपर वाली भित्ति, सबसे ऊपर वाला सबसे पहला लेयर को भित्ति बोलते हैं।
जैसे कोशिका भित्ति होता है, कोशिका के सबसे बाहरी परत को भित्ति, तो इसके सबसे ऊपरी पर हमारी सबसे ऊपरी वाला जो ब्लैक वाला चमड़ी है ये हमारी भित्ति हुई, इसके अंदरों में होगा पहला, तो ऊपर से पहला ये, अंदर से पहला जो होगा वो अंदर वाली भित्ति हुई, ठीक है, ऊपर वाला भित्ति को बोलते हैं, अंदर से जो ऊपर पे सरफेस भित्ति होगा। तो वहां पे क्या कहता है कि इसकी आंतरिक जो भित्ति है, इसके आंतरिक भित्ति की विशेष गति मतलब ये इसी तरह से विशेष गति करती है, जो अभी बताए, पीछे से भोजन पुश कर रहा है, पीछे से सिकुड़ेगा, और जैसे पीछे से सिकुड़ेगा, कभी कभी तुम पानी पीना, अचानक बहुत ज्यादा प्यास लगा है, या अगर तुम 1-2 घंटे के दरमियान पानी पी रहे हो, 2 घंटे से पानी नहीं पियो, तो पानी धीरे धीरे पीना, धूप में आ रहे तेजी से, बहुत प्यास लगा है, जैसे लंबा घोट लोगे पानी लगेगा यहाँ अटक गया, ऐसा हुआ है कभी? धीरे धीरे पियो, थोड़ा थोड़ा घुट लो, जब धीरे धीरे लोगे, नली जब साफ हो जाएगी, तो उस समय उसके बाद तुम जितना पानी लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं, सब सिकुड़ा हुआ रहता है ना उसको, इसलिए। तो हमारी जो ये आंतरिक ग्रंथियां, ध्यान देना, ये पीछे सिकुड़ जाता है, जैसे भोजन आगे बढ़ेगा पीछे वाला भाग सिकुड़ जाएगा, अब पीछे वाला भाग का सिकुड़ता है इस तरह से, इसका मतलब ही होता है भोजन को पुश करना, भोजन आगे बढ़ने लगता है, आगे वाला फैल जाता है, यही होता है, इसको कहते हैं विशेष गति, हम लिखा भी दिए थे, जिसमें भोजन आगे की ओर खिंच सकता है, ये सब लिखाए हैं? देखो तो, चलो, इस प्रकार की गति को पेरिस्टाल्टिक कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक गति। तब तुमको पूछा जाएगा भोजन अमाशय में, भोजन छोटी आंत में किस गति के कारण आगे बढ़ता है, तो पेरिस्टाल्टिक गति, कौन सा गति, या क्रमानुकुंचन, या फिर पेरिस्टाल्टिक गति या क्रमानुकुंचन। आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पाचक रसों को आंत्र रस, यानी कि जो भी छोटी आंत में जो भी रसें निकलती है ना, एंजाइमें निकलती है, उसको आंत्र रस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, या सक्कस एंटेरिकस बोला जाता है, सक्कस एंटेरिकस क्या बोला जाता है, उसको सक्कस एंटेरिकस, शक्कर ने बोलना, सक्कस एंटेरिकस। अब उस आंतरिक ग्रंथियों में मतलब इसमें से कौन कौन सी एंजाइमें निकलती है, ये मैंने लिखाया था। तो पहला बोले थे इरेप्सिन या पेप्टाइडेज, इरेप्सिन इस बीच में निकलता है या पेप्टाइडेज निकलता है। तो पेप्टाइडेज का काम क्या होता है कि जो तुम्हारा पेप्टोन तैयार हुआ था उसको ये पेप्टाइज यानी कि पेप्टोन जो तैयार हुआ था उसको, या फिर पेप्टाइड जो था उसको एमिनो अम्ल में बदल देगा। याद करो तुम्हारा पेप्टोन तैयार हुआ था ना, तो पेप्टोन से पेप्टाइड्स बना था, तो पेप्टोन और पेप्टाइड दोनों को ये क्या करता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। अब तुमका क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कैसे कि कौन सा एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, तो आंसर लिखोगे इरेप्सिन या पेप्टाइडेज, जो भी ऑप्शन में होगा टिक लगाओगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एमिनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ये भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, इन सब चीजों को पॉइंट को ध्यान में रखोगे कि इरेप्सिन एंजाइम जो है पेप्टोन या पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। एक बार बताओ तो तुम लोग कि इरेप्सिन एंजाइम जो है, इरेप्सिन या पेप्टाइडेज क्या करता है, किसको, पेप्टोन हाँ एवं पेप्टाइड को। दूसरा माल्टेज के बारे में बताए थे, माल्टेज भी एक एंजाइम है। माल्टेज क्या है, अब माल्टेज नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अटैक करता है माल्टोज के ऊपर। अब ये क्या करेगा कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। अब कहेगा माल्टोज को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, क्या बोलोगे वहां पे, माल्टेज नाम का एंजाइम, यही तो ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद सुक्रेज या इन्वर्टेज के बारे में बताए थे। सुक्रेज के बारे में, ये सुक्रोज को ग्लूकोज में या फ्रुक्टोज में बदल देता है। आई बात समझ में, या इन्वर्टेज भी उसको कहते हैं। तो ये जो हो गया तुम्हारा सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम, ये तुम्हारे सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदल देता है। ठीक, ये सब भी एनर्जी का ही एक रूप है। सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब एनर्जी का ही रूप है। हम लोग ग्लूकोज पीते हैं ना एनर्जी के लिए, तब एनर्जी बूस्ट करने के लिए। अब अच्छा,
अब लास्ट चौथा नंबर लिखा है इसके बारे में, लैक्टेज के बारे में है, क्या लिखाए हैं, पूरा लिखा दिए। और बस बस चलो ठीक है। देखो लैक्टेज जो है, लैक्टेज ये लैक्टोज को ग्लूकोज या गैलेक्टोज में बदलता है, लिखाए थे ना। लैक्टोज को या तो ग्लूकोज में बदलेगा या गैलेक्टोज में बदलेगा। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी ऐसा है और छोटी आंत को लेकर जो मैं आगे बात करूंगा इस पर, जैसे अभी बताए ना 18 फीट लंबाई होती है छोटी आंत की, तो सब हम बात में किसी विशेष क्लास में उसकी चर्चा हम करेंगे। पाचन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। तो पाचन जो होता है इसके बारे में भी लिखना जरूरी था। चलिए देखो, आज मैराथन कर देते हैं, शाम में चले जाना 6 बजे। अच्छा अगर पूछेगा किसका किस में पाचन होता है तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, ग्लूकोज में। कैसे सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में कैसे हुआ, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के किस में बदला था, माल्टोज में। अब माल्टोज को माल्टेज क्या किया, ग्लूकोज में बदला कि नहीं बदला। तो ये मत समझो पहले तुम्हारा पाचन किस में हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पहले बदला गया माल्टोज में, लास्ट में देखा जाता है कि क्या वो बन के तैयार हुआ। लास्ट में तो उसका पाचन माल्टोज बना, ठीक है, फिर भी तो माल्टोज को जब हमारी छोटी आंत में आया तो उसको ये माल्टेज नाम के एंजाइम क्या किया, उसको माल्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया, बदला ना, बस हो गया, लास्ट पाचन उसका ग्लूकोज में। तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाँ एनर्जी का रूप है, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट तो क्वेश्चन एगो लिखो तो, रुको क्वेश्चन है, नोट पॉइंट लिखो, नोट में लिखो नंबर 1 लिखो, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार डैश दे के लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, वसा का वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। पाचन हो जाता है, पाचन हो के क्या हो जाता है जानते हो, पाचन तो हो जाता है, उसके बाद लेट्रिन जो करते हैं हम लोग,
उसके थ्रू वो जो वेस्ट होता है पार्ट उसका वो बाहर आ जाता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि हमारे बॉडी में ही एडजस्ट हो जाता है। विटामिन, तुम कितना भी हग लो विटामिन को नहीं हग पाओगे। विटामिन तुम्हारे शरीर में जो है वो स्टेमिना के लिए बॉडी उसको अब्सॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं? बात समझ रहे हो? हम विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन हमारे बॉडी को कौन कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए बी सी डी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारे विटामिन चाहिए। किस टॉपिक में हम इस पर भी बात करेंगे कि विटामिन एक किन किन सोर्सेस में होता है, कौन से फूड सोर्सेस से हमें कौन सा विटामिन मिलते हैं, कौन से विटामिन ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, आवश्यक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे, स्टार पॉइंट में लिखेंगे भोजन में उपस्थित विटामिन एवं खनिज। भोजन में उपस्थित विटामिन एवं खनिज सीधे अवशोषण हो जाते हैं। आगे उसमें नंबर दूसरा लिखो, नोट पॉइंट। भोजन में उपस्थित, इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगा, अभी लिख लो। भोजन में उपस्थित रुक्षांश, ब्रैकेट में ROUGHAE, इसको रफ पढ़ते हैं, रफी। रुक्षांश या पाचन, भोजन में उपस्थित रुक्षांश या पाचन मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं होता है। आगे एक और नोट पॉइंट लिखो। रुक्षांश सेलुलोज, सेलुलोज, रुक्षांश सेलुलोज से बने हुए रेसे, सेलुलोज से बने हुए रेसे, रोएका तालब सोएका, रेसे, रेसे होते हैं जो मलों के उत्सर्जन, जो मलों के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। मलों के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। आगे नोट करो, पचे हुए भोजन के कण, पचे हुए भोजन के कण दीर्घ रोमों में स्थित
दीर्घ रोमों में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, वशीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण वशीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। जो प्रत्येक दीर्घरोम में पाई जाती है। चलो 4 को हो चुका है। अब 5वां हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। इसमें जो भी लिखा है इसको हम अगली क्लास में समझाएंगे, जो भी पॉइंट अभी हम लिखा है। लिम्फ वाहिनी में होता है जो दीर्घरोम में पाई जाती है। चलिए आगे क्या करना है, लिखना है बड़ी आंत में 5 नंबर। बड़ी आंत में ये पॉइंट खत्म हो गया तो उसका बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण। अनपचे भोजन का बहिष्करण। देखो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जो अनपचा भोजन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अनपचा भोजन को मल के रूप में त्याग देते हैं। अब लिखो बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है जिसके बाद अनपचा भोजन मल के रूप में मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को बहिष्करण कहते हैं।
अब तुम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हो, जिसे कि शायद जिसका तुम्हारे जिंदगी से भी नाता है इन चीजों का, और मैं उसे फाई से डिनोट करूंगा कि फाई जो है तुम्हारा, ये परीक्षा में आए या ना आए लेकिन तुम्हारी जिंदगी से बहुत खास जुड़ा है, इसीलिए हम इसको लिखाते हैं। फाई को मजाक में मत लेना, ठीक है। चलिए अब हम 5 पॉइंट पे बात करते हैं। 5 पॉइंट का आज हेडिंग होगा मेरा अम्लीयता। अम्लीयता, इसको कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत ऐसे लोग होते हैं, या तुम लोगों के घर में भी माँ पिताजी या कोई दादा दादी ऐसे होंगे जो समय पर भोजन नहीं करते हैं। समय पे भोजन लेट सेट 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, ऐसा है। तो सुनो, काफी केसेस में डॉक्टर की थ्योरी है, रिपोर्ट है, ऐसा देखा गया है कि आजकल के लोगों को कैंसर बहुत ज्यादा होता है, खास करके पेट वाला समस्या तो बहुत ज्यादा। एसिडिटी, गैस बनना भी, ये भी बहुत बड़ी समस्या। अब तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग समझोगे। अब समझो, देखो, भोजन समय पर नहीं करने से क्या क्या हो सकता है, जरा इन बातों पर ध्यान देना। हो सकता है बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो भोजन समय पे नहीं करते हैं। तो भोजन सही समय पे नहीं करने से क्या क्या होता है? सुबह जब हम रात में भोजन करके सोते हैं, रात में जब भोजन करके सोते हैं तो 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे लगभग सुबह होने में लग जाती है। उसके बाद जब सुबह उठ के तुम खाना नहीं खाते तो क्या हो सकता है? अगर 11-12 बजे खाते हो डायरेक्ट, या बासी मुंह से चाय पी लिया, खाना नहीं खाए, तो इस कंडीशन में एक बहुत ही बड़ी हानि होती है। वो हानि ये है कि आ रहे हैं वो मोबाइल ठीक जरा देखिए। क्या? जैसे हम कहीं कॉल करते हैं या इसमें सेट करते हैं ना, तो बीच में ही क्या आ जाता है। ये कल से हुआ है, ये बीच में देखिए, पहले ऐसे नहीं, बीच में गैपिंग आ जाता है। कौन बीमारी धर गया? कैंसर। ठीक है। तो बीच में कैसे कैसे गैप हो गया? देखिए, इस पे टच कीजिएगा ना। हाँ। आपको फोन लगाना है तो इस पर टच करना होगा यहाँ। नहीं नहीं, वो जानते हैं। हाँ लेकिन ऐसे टच करने के बाद, हाँ। ऐसे ऐसे टच किए, ये गैपिंग क्यों हो जाता है? गैपिंग वो पहले नहीं था। अच्छा ठीक है, पहले नहीं था। नहीं होगा, लेकिन ये बता रहा है कि आप उसको मैसेज कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। हो अच्छा ऑप्शन है, रहने दीजिए। ओ नहीं नहीं, उसको खत्म कीजिए। तो खत्म करना है। ये सब ऑप्शन तो ऑप्शन, ये सब सबको बताइए। नौका जुग वाले रहना चाहते हैं पूर्ण के जुग, इसमें हमको बढ़िया नहीं लगता है। बढ़िया। हाँ, कौन अथी दबा गया, ट्रेन नहीं चलता है। कल ले हमसे हुआ है लगता है। होता है, कोई भारी बात नहीं है। पहले डायरेक्ट ऐसे छूते थे तो लग जाता था। हाँ, आप उधर से कॉल कीजिए, आपको बताते हैं। कॉल कीजिए ना, लग 1 बीघा का आता है अथी उधर से, हैं? 1 बीघा का। क्या? आप उधर से फोन कीजिए। मेरा मोबाइल तो थी है, रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। रिकॉर्डिंग उसमें अच्छा, देखिए क्या इसको हम जो है ना क्लास ले लेते हैं, तब ठीक कर देंगे। है।
अब समझना ध्यान से, देखो अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे, जैसे कि बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि समय पर भोजन नहीं करते हैं। समय पे भोजन नहीं करने से क्या हो सकता है कि जिस समय हमारे पेट में भोजन नहीं रहता है, खाना नहीं रहता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर भोजन हम करते हैं, तो भोजन जब हमारे अमाशय में जाती है, तो अमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है, जिसमें कि अमाशय एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका स्त्राव होते रहता है, और दूसरे जठर रस जो होता है, जो कि जाकर भोजन को भोजन में तुम्हारा प्रोटीन को क्या कहता है, ब्रेकआउट करता है। तो मतलब कि हम बात कर रहे हैं इंजाइम की, वो उनका स्त्राव होते रहता है, मतलब वो निकलते रहता है भोजन को आने पर। लेकिन जिस समय हमारे पेट में भोजन नहीं रहता है, उस समय ये असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्या असंतुलन? भोजन नहीं है, अगर वहां पे जहाँ पे भोजन नहीं है, फिर भी तुम्हारा जो वो इंजाइम है, उसका जो जठर ग्रंथि है वो पूरा हो जाता है, तो उससे वो निकलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल रहता है। तो जिस समय तुम्हारे पेट में भोजन नहीं भी होगा, उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है, उस समय भी जठर ग्रंथि जो अमाशय में लगा हुआ है, अमाशय में जिसमें रेनिन और पेप्सिन है, उस समय भी उससे हमारा क्या होता है, इंजाइम स्त्राव होते रहते, मतलब निकलते रहता है। अब पेट में भोजन तो है ही नहीं, तो नहीं है तो वो जो इंजाइम पेट में आएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो क्या करेगा, तुम्हारे पेट का जो वो दीवार है, मतलब श्लेष्मा जिसको कह सकते हैं, उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। इतना नुकसान पहुंचाएगा कि उसमें मौजूद जो सेल है वो तुम्हारे बॉडी को ही खा सकता है, या एक खतरनाक नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें कि तुमको अमाशय कैंसर हो सकता है पेट में। ठीक है, बहुत ऐसी वजह है। अगर तुम समय पे खाना नहीं खाते हो, 10 11 12 बजे तक खाते हो, तो एक जबरदस्त कैंसर का शिकायत हो सकता है। कैंसर का कारण क्या है, तुमने खाना खाया नहीं, और वो तुम्हारा या तो पित्त रस तो खैर चलो भोजन आगे बढ़ेगा तो, लेकिन अमाशय में जो HCl है, एसिड तो जानते हो खतरनाक एसिड है, और दूसरा तुम्हारा जो उसमें मौजूद जठर ग्रंथि है, उससे जो तुम्हारा निकलेगा एंजाइम, वो तुम्हारे पेट को नुकसान पहुंचाएगा, मतलब अमाशय के श्लेष्मा भाग को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हम लोगों को अम्लीयता से बचने के लिए, यानी इन सब कंडीशन से बचने के लिए समय पर भोजन करना चाहिए, ताकि हम लोगों को कैंसर की शिकायत ना हो। अब भोजन कब करना चाहिए? जब तुम सुबह सो के उठते हो, तो ध्यान रखना कि 6 से 7 बजे के बीच तुमको कुछ ना कुछ मुंह में खाना है। चाहे वो फल खाओ, या थोड़ा सा कुछ भुंजा वगैरह, या कुछ भी ब्रेकफास्ट के तौर पे 2 पीस केला ही नहीं, कुछ है तो पानी पी लिए, और इतना सा काम कर सकते हो। उसके बाद तुम 2-3 घंटे के बाद ही खाना। लेकिन सबसे पहले रात भर जो पेट ऐसे खाली है, अब तुम आए हो फ्रेश होके, तो उस समय पेट को कुछ चाहिए, तो उस समय तुमको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखो, तुम भी समझो और बाकियों को भी समझाओ। नहीं तो आजकल कैंसर का जो है ना, एकदम मतलब जो तो लाइन लगा हुआ है। किसी को लिवर कैंसर है, किसी को अमाशय में कैंसर है, किसी को गॉल ब्लेडर है। गॉल ब्लेडर भी बताए थे कहाँ से होता है, और इस तरह के कैंसर होते रहता है। ठीक, खास करके इंटरनल पार्ट में अगर गरीबों को कैंसर हो गया, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है मौत। दूसरी कोई रास्ता नहीं है। गरीबों को पास ना 10-15 लाख रुपए होंगे, 20 लाख, जो कि वो इलाज करा पाएंगे, तो बस उससे अच्छा पूरी सब्जी बच सकता है, तुम्हारा भोज हो जाएगा, श्राद्ध हो जाएगा, लेकिन इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए खास करके तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है सही से चलना, और एक सही जानकारी तुमको जानना भी और बाकियों को बताना भी। माँ, पापा, दादा, रिश्तेदार जो भी हैं, सबको बताना तुम्हारा एक काम है कि आप लोग समय पर भोजन करें, और भोजन में क्या गलत भोजन है उसको ना करो, जो सही भोजन है उसको रिकमेंड करो हमेशा। ठीक है, और जंक फूड हमने बहुत पहले छोड़ दिया है। जंक फूड क्यों छोड़ना चाहिए, अभी हम पढ़ाते हैं आगे, नहीं तो जंक फूड पे आ जाएंगे, टाइम लग जाएगा। कोई भी जंक फूड ज़्यादा मत खाओ, नहीं तो आज तुम हंसी हंसी से खाओगे, एक दिन रोना पड़ जाएगा तुम्हें, ऐसा रोना पड़ेगा कि हम बता नहीं सकते हैं। जंक फूड से बहुत दूर रहो। खास करके तेल वाला जितना सामान मार्केट में बिकता मेरी दुकान में भी, फिर मैं उसका बहिष्कार कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन देखो उसमें क्या खा सकते हो, तेल वाला छाना हुआ चीज़ नहीं खाना है। मोमोज, पिज्ज़ा, ये सब बिल्कुल त्याग दो अगर जिंदा रहना है तो, नहीं तो तुम्हारा आयु का एक भाग खत्म हो जाएगा। आगे सुनो अब। तो ये चीज अब इसको लिखोगे, लिख लो, इसको लिखो।
इस जगह ऊपर में लिख सकते हो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू, लिखो, जब कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता है और अक्सर भूखा रह जाता है, अक्सर भूखा रह जाता है, तब तब उसके आमाशय के अंदर तब उसके आमाशय के अंदर जठर रस, जठर रस तब उसके आमाशय के अंदर जठर रस के क्या लिखा, जठर रस, आगे कुछ नहीं, हाँ, तब उसके आमाशय के अंदर जठर रस जठर रस के निकलने में, इसको स्त्राव बोलते हैं हम, निकलने लिखा दिए, निकलने में और संतुलन उत्पन्न हो जाता है, और संतुलन उत्पन्न हो जाता है, पूर्ण विराम, और संतुलन उत्पन्न हो जाता है, पूर्ण विराम। जब आमाशय में भोजन नहीं होता है, जब आमाशय में भोजन नहीं होता है, उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस, जानते हो ना जठर रस कौन कौन सा होता है, रेनिन पेप्सिन, उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस, अच्छा जिस समय ये रस निकलता है ना खाली पेट में, तो पेट देखना भी अंदर से लगेगा खखोल रहा है, ऐसा लगेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस निकलने लगता है, निकलने लगता है, ऐसी हालत में ये रस और अम्ल, ये रस और अम्ल आमाशय की आंतरिक भित्ति या श्लेष्मा, इसको इंग्लिश में मुकोसा बोलते हैं, आमाशय की आंतरिक भित्ति या श्लेष्मा, श्लेष्मा लिखने आता है ना, श्लेष्मा ऐसे लिखना, या श्लेष्मा, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, आंतरिक भित्ति या श्लेष्मा को क्षति पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं और
एक भारी घाव हो जाता है, एक भारी घाव हो जाता है जो कैंसर का रूप ले लेता है, जो कैंसर का रूप ले लेता है। पूर्ण विराम। इससे अमाशय में जलन होती है, इससे अमाशय में जलन होती है और बाद में असहाय कष्ट होता है। इससे अमाशय में जलन होती है और बाद में असहाय कष्ट होता है। पूर्ण विराम। जब अमाशय का आंतरिक श्लेष्मा जब अमाशय का आंतरिक श्लेष्मा क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब पाचन क्रिया भी बाधित हो जाती है, तब पाचन क्रिया भी बाधित हो जाती है। पाचन क्रिया क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। तब नहीं, ऐसे लिखा, तब पाचन क्रिया भी बाधित हो जाती है और रक्त रक्त भी निकलने लगता है, रक्त भी निकलने लगता है। चलो पूर्ण विराम। अमाशयिक घाव को ही, इसमें लिखो एक लाइन और, अमाशयिक, ये हर्ष का क लगा देना खाली, ये हर्ष का में क, अमाशयिक घाव को ही अमाशयिक व्रण, अमाशयिक घाव को ही अमाशयिक घाव को ही अमाशयिक व्रण, अमाशयिक व्रण या पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। चलिए, ये तो तुम्हारा 5 पॉइंट, ये जानकारी, सूचना, संवेदना या फिर जो समझ लो इसको, एक चेतावनी आज मेरे द्वारा मिला, हम नहीं बताएंगे, तुम्हें कौन बताएगा? यही चीज बताने का डॉक्टर साहब तुमसे ले लेंगे 10-20 हज़ार रुपया, हम बताए 10 रुपया नहीं दोगे। और डॉक्टर के पास कब जाता है जानते हो? जब बीमारी हो जाता है। हम तुमको कब बताएं? जब बीमारी हुआ भी नहीं है, पहले चेतावनी दिए ताकि तुम संभल जाओ, आगे ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी में, तुम सावधानी बरतो इन चीजों को लेकर। ऐसे मजाक बिल्कुल मत समझना। एक बार जब कैंसर हो जाता है ना, इस भौतिक संसार तुम्हारे लिए, खास करके इंटरनल पार्ट में अगर कैंसर हो जाए, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ, तो अरे जितना एंजाइम है सब अम्लीय होता है ना अधिकतर। तुम्हारा HCl जो है, अम्ल ऐसा खतरनाक चीज है कि कुछ भी गला सकता है। और तो जो परत उसको बना के रखा है डाइल्यूटेड एसिड को, जिससे उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है, वहां तुम भोजन नहीं दोगे, किसको खाएगा वो? वहां मौजूद जो बैक्टीरिया है वो किसको खाएगा? पेट पर हमला करने लगता है, उसको तो भोजन चाहिए बैक्टीरिया को। जो तुम्हारा कोशिका है अंदर में, सेल जो है, उसको भोजन चाहिए, तुम भोजन नहीं दोगे, नुकसान पहुंचाएगा तुम्हारी बॉडी को। तो ये कैंसर का रूप ले लेता है, आगे चल के ब्लड का स्त्राव होने लगता है और कैंसर का इलाज नहीं है,
कुछ कैंसर का है लेकिन अधिकतर का नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, मैं चेतावनी दे दिया आज तुम लोगों को। तो ब्रेकफास्ट नाश्ता जब पढ़ने भी आओ, अगर लगे तुमको कि मैं लंबे समय के बाद खाना खाऊंगा, 10-11 बजे खाना है, सुबह कुछ न कुछ खा के आओ। बासी रोटी है वही खा लो, 1 रोटी 2 रोटी खा लिया काफी है। सुबह जैसे होता है ना, तो 7 बजते बजते सबसे पहले कुछ ना कुछ मेरा आ जाएगा, चाहे नाश्ता या सत्तू 1 गिलास या कुछ भी। खाने का हम 6 बजे भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पूजा पाठ तो 1 घंटा लेट, चलो 7 बजे तक हो जाता है। अब यहाँ से जाएंगे तो खाना खाएंगे, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत? देखो वीडियो कितना बना। आज बायोलॉजी की क्लास यहीं तक होगी, ठीक है। अब बायोलॉजी क्लास अगले क्लास में होगी।